नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। देखिए, पढ़ाई तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग सभी लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं, यानी हायर एजुकेशन के हैं। हमेशा इच्छा शक्ति ही सबको संपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और ये इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता बन जाए। और आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता वो होती है जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक बहुत शराबी जो होता है वो शाम को विवश हो जाता है शराब पीने के लिए, ठीक है, एक नशेड़ी व्यक्ति नशा करने के लिए। ऐसा ही कुछ शिक्षा व्यवस्थाओं में भी होना चाहिए। ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि प्रत्येक दिन हमें पढ़ने की आदत हो। जब हम प्रत्येक दिन पढ़ने की आदत हो तो उससे क्या होता है कि हम अपना, चूँकि वास्तविक रूप में अपना निर्धारण करते हैं कि हम कहाँ पर हैं। चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के अलावा क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं, उसके बाद हम निर्धारित करते हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है। चलिए, लेकिन एक और बात बताना चाहेंगे, उस तरीके से जोश होना चाहिए। अगर किसी इंसान को, अगर किसी पानी के तालाब या किसी पानी के टब में इसको डुबो दिया जाए तो सारी एनर्जी एक साथ लगा देता है वो बाहर निकलने के लिए। उतनी ही एनर्जी पढ़ाई में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हम लोग आते हैं टॉपिक पर। बेटा, हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राकृतिक ऊर्जा और स्रोत। वैसे ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा तो वास्तविक रूप में हर जगह काम आती है। ऊर्जा किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य को चाहिए, जीव जंतुओं को चाहिए कि अगर मान लिया कोई, हम अगर लैपटॉप चलाते हैं उसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, मोबाइल चलाते हैं उसके भी लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, पढ़ते हैं उसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत, दौड़ते हैं उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत, पेड़ पौधों को ऊर्जा की ज़रूरत, दुनिया में हर एक चीज़ को ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ऊर्जा तो वास्तविक रूप में, ऊर्जा तो अलग तरीके से अलग अलग प्रारूप में मौजूद है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं प्राकृतिक ऊर्जा और स्रोत की, चूंकि प्राकृतिक ऊर्जा की बात करें तो प्राकृतिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर हम देखें, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा दो प्रकार की कौन है? एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरी कौन होती है? अनवीकरणीय ऊर्जा। इस यानी ये कैसी ऊर्जा है? गैर परंपरागत। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। इधर परंपरागत होती है, और ये प्रदूषण युक्त होती है। यहाँ पर असीमित या असंख्य ऊर्जा होती है। असीमित या असंख्य ऊर्जा। यहाँ निश्चित रूप में है सीमित ऊर्जा है। अब यहाँ पर सीमित ऊर्जा का सेंस क्या है? अगर हम असीमित ऊर्जा, अगर हम एग्जाम्पल बात करें, क्या सूर्य की रोशनी कभी कम हो सकती है? क्या हवाएं कभी समाप्त हो सकती हैं? क्या, चूंकि ओशनिक करंट्स जो होती है, जो वेव्स के रूप में ऊपर की ओर टर्न करती है, तो क्या वो समाप्त हो सकती है? ये सारी चीज़ें हम नेचर के द्वारा प्रदत्त हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। जो समाप्त नहीं हो सकती हैं उन्हें कहा जाता है असीमित संख्या में ऊर्जा वाले।
चूँकि क्या नदी बहते समय अगर उसमें हम टरबाइन लगाते या कुछ मतलब नदी बह रही है तो उससे क्या प्रदूषण हो रहा है, या हम टाइडल एनर्जी उत्पादन करें उससे प्रदूषण होगा, या पवन चक्की के द्वारा प्रदूषण होगा। तो जो ऐसे प्राकृतिक ऊर्जा जो कि प्राकृतिक ऊर्जा को हम जब कन्वर्जन करते हैं तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रदूषण नहीं फैलता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। लेकिन एक तरफ क्या है प्रदूषण वाली ऊर्जा, उसमें क्या होता है, जैसे कोयले से उत्पादन कोई बिजली उत्पादन किया जाए तो कोयला क्या करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। अगर हम बात करें फ्यूल्स, पेट्रोलियम, इनका यूज़ करें तब भी हमारा प्रदूषण फैलेगा। तो जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको प्रदूषण युक्त हम ऊर्जा कहते हैं, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं उसको प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग आज पहला टॉपिक उठा रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। इसमें अगर हम देखें तो हमने देखा कि प्राकृतिक ऊर्जा और स्रोत में नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित होती है। अब यहाँ पर हम एक एक को डिफाइन करेंगे। हमने पवन ऊर्जा, चूँकि हमने जो बताया जितनी प्रकार की ऊर्जा ये सभी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, या हम कहें प्रदूषण मुक्त ऊर्जा या असीमित ऊर्जा। तो हम इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम पवन ऊर्जा की बात करेंगे। पवन ऊर्जा यानी विंड्स एनर्जी। अगर हम विंड्स एनर्जी की बात करें तो चूंकि विंड्स एनर्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, पहले ये इसको जानना जरूरी है। न्यूनतम यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पवन चलती हो। न्यूनतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूनतम की, यानी इससे कम ना हो। अगर इससे कम होगा तो पवन चक्की के चूँकि जो टरबाइन्स होते हैं वो पवन चक्कियों के पंखे ना घूम पाएंगे, ना टरबाइन का यूज़ हो पाएगा। तो न्यूनतम जो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे जो पवन होनी चाहिए, और औसतन अगर इसकी अच्छी स्थिति हो तो औसत इसकी पवन की गति होनी चाहिए 30 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होनी अगर है तो ये औसतन बहुत अच्छी है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर पवन चक्कियाँ जो लगाई जाएंगी तो उनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये हवाएं मुख्यतः अगर हम देखें तो कहाँ मिलेंगी, इसके लिए एक मैप चूँकि हमें देखना पड़ेगा। हम लोग मैप में देखें। सबसे पहले अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी पर बीचों बीच के 0 डिग्री होता है। पृथ्वी है, बीचों बीच में 0 डिग्री है। इसके ऊपर एक लाइन 30 आती है, 30, ये आपका साउथ का होगा। 30 से 40 ये साउथ, और उसके बाद 60 से 65 डिग्री ये भी साउथ लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ भी आपको उसी तरीके से लाइन मिलेंगी, 30 नॉर्थ और 40 नॉर्थ। यहाँ पर 60 नॉर्थ एंड 65 नॉर्थ, ये साउथ लैटिट्यूड है, नॉर्थ के लैटिट्यूड है।
यहाँ पर जो विंड्स इसमें चलती हैं, यहाँ पर वास्तविक रूप में बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, इसलिए इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विंड्स एनर्जी उत्पादन की जाती है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, क्या यहाँ नहीं है? भारत में भी तो है, तो भारत में भी है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन पवन के लिए कंडीशन, सबसे पहले लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, फिर हम डिजर्ट्स के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, या ओपन एरिया के अकॉर्डिंग, या पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ढलान होते हैं, और वैली में वहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो इन क्षेत्रों में और कुछ इन क्षेत्रों में यहाँ पर पवन चक्कियों के लिए बेहतर हवाएं मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ तो है ही है। तो आपने उच्च अक्षांशों की ओर देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, चूंकि हमने बताया कि 15 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए स्पीड, और औसतन अगर हो तो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। और आपको ये बता दें कि मिनिमम इनकी हाइट लगभग 10 मीटर होनी चाहिए, 10 मीटर इतनी ऊंचाई। कहीं पर और ऊंचे भी होते हैं, मिनिमम हाइट 10 मीटर होनी चाहिए। और खुले क्षेत्र में ये टरबाइन लगाए जाते हैं। अब ये जो, चूंकि ये पिलर नीचे से तो पतले कर दिए जाते हैं, वो मोटे कर दिए जाते हैं, और ऊपर की ओर पतले होते हैं, अंदर से ये खोखले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका नोजल लगा रहता है, और इसमें ये पंख, ये आपके ये हैं पवन चक्कियाँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, जहाँ खुले मैदान होते हैं या पर्वतीय ढालों के पास में जो वैली होती है वहाँ पर, या उच्च अक्षांशों में महत्वपूर्ण रूप में, तो वहाँ पर पवन की गति अच्छी मिल जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम बात करें भारत में, इसका उत्पादन वास्तविक रूप में 1986 ईस्वी में हुआ था, जबकि विश्व में यूएसए वगैरह देशों में सबसे पहले यहाँ पर उत्पादन हुआ। उधर चूंकि पवन चक्कियों का देश, एक बात, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, पवन चक्कियों का देश किसको कहा जाता है? नीदरलैंड, डेनमार्क जैसे देशों को कहा जाता है। नीदरलैंड, हॉलैंड एक ही देश है, पवन चक्कियों का देश, पवन चक्कियों का देश। हम किसको कहते हैं? नीदरलैंड को कहते हैं, इसी को हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको पवन चक्कियों का देश कहते हैं। अब देखिए, पवन चक्की हैं या पवन चक्कियों से जो ऊर्जा उत्पादित होती है, क्या ये समाप्त हो सकती हैं? हवाएं समाप्त नहीं हो सकती, तो पवन ऊर्जा भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो देखा जाए तो पवन ऊर्जा कैसी हुई? प्रदूषण मुक्त हुई, असीमित संख्या में ये ऊर्जा देने वाली है। अब यहाँ पर चूंकि हम बात करेंगे भारत की परिप्रेक्ष्य में, भारत में राजस्थान जो है राज्य सर्वाधिक संभावनाओं वाला राज्य है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए चूंकि बेहतर यहाँ पर क्षेत्र विकसित होते हैं। इसके अलावा भारत में तमिलनाडु, गुजरात के अलावा लद्दाख, ये स्टेट हैं जहां पर व्यापक रूप में पवन चक्कियों के लिए संभावनाएं बनी हुई हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा हमारे भारत में
पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। ध्यान दीजिएगा एक और बात, पवन चक्की सिंगल को भी कहते हैं, लेकिन कई वहाँ चक्कियाँ जो लगी हुई हों तो उसको हम फार्म कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियों वाला देश चाइना है। इस समय सबसे ज़्यादा चाइना पवन ऊर्जा उत्पादित करता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, पवन ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, और पवन ऊर्जा के लिए संभावनाएं सबसे ज़्यादा राजस्थान में हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, लद्दाख में भी हैं। अब हम दूसरी ऊर्जा पर आते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण संभावनाओं का क्षेत्र कौन है? संभावनाओं का जो क्षेत्र होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आते हैं। उष्ण कटिबंधीय का ही उप वाला भाग होता है। क्योंकि ये एक भाग तो ज़्यादा ऊर्जा का तो है, लेकिन यहाँ वर्षा की प्रधानता भी पाई जाती है। और चूंकि इन क्षेत्रों में जो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा कुछ महीने, 1-2 महीने के लिए आती है, 2-3 महीनों के बाद समाप्त हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ग्रीष्मकाल लंबे समय तक पड़ता है, 6 से 8 महीने ग्रीष्मकाल होता है। क्योंकि ड्राई एरिया रहते हैं, इसलिए ड्राई एरिया के कारण सौर ऊर्जा इन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा बन जाती है। और चूंकि सौर ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा में है, नवीकरणीय ऊर्जा है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, तो चूंकि इसकी पॉसिबिलिटी भारत में अगर हम बात करें और विश्व में तो हम बात करते हैं जितने भी डिजर्ट्स एरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये सारे क्षेत्र कैसे हैं सौर ऊर्जा के लिए? असीम संभावनाओं वाले राज्य हैं। चूंकि इसका यूज कहां कहां होता है? बहुत जगह। सौर ऊर्जा का देखिए विभागीय अगर दृष्टिकोण से देखें तो रेलवे में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत से प्लांटों में लगाया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रहों में लगाया जाता है। आजकल ऑटोमोबाइल भी कंपनियां यूज़ करने लगी हैं, क्योंकि बहुत सी कारें बनाई जाने लगी हैं। ठीक है, इसके अलावा मोटरसाइकिल्स वगैरह भी, कुछ बाइक्स वगैरह भी आते हैं, ऑटो रिक्शा भी हैं जो ऑटोमेटिक, लेकिन चूंकि भारत में अभी इसका रिस्पांस उतना नहीं है, इसलिए सौर ऊर्जा चूंकि जो संभावनाओं युक्त है, क्योंकि ये ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती, इसका यूज विश्व के समस्त देश ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे, जिसमें हम बात करेंगे चाइना इस समय अग्रणी है। सौर ऊर्जा में चाइना अग्रणी है। चूंकि भारत में अगर हम बात करें तो हमने कहा भारत में राजस्थान संभावनाओं, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र संभावनाओं से युक्त है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे जो सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो सौर ऊर्जा जो इसके सौर ऊर्जा के लिए 2 मुख्य भाग हैं। एक है फोटोवोल्टिक और दूसरा है कॉन्स्ट्रेंटिंग। ये 2 भाग हैं। ठीक है, इनके द्वारा चूंकि ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, और कॉन्स्टेंटिंग इसमें लेंस और मिरर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। लेंस मिरर को एक ही जगह पर, चूंकि उसकी ऊर्जा का
मुख्य भाग, जैसे रेज होती हैं, बहुत सी रेज एक ही जगह पर फोकस में डाल दी जाती हैं, उसके कारण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट वहाँ एक ही जगह पड़ती है और वो क्षेत्र जल जाता है। ऐसी ही तो ये पानी में बॉयल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना, अवतल लेंस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ चूँकि इन दो माध्यम से किया जाता है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे, अच्छा अब हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा प्लांट भारत में सबसे बड़ा कहाँ लगा हुआ है। अगर हम सौर प्लांट की बात करें तो राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा सोलर प्लांट्स लगा है और लद्दाख में सबसे बड़े प्लांट्स लगाने की योजना चल रही है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दो भाग को, एक तो हमने देखा पवन ऊर्जा, दूसरा देखा सौर ऊर्जा। अब हम लोग थर्ड नंबर पर देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, अब इसको हम भूतापीय ऊर्जा को पहले ये जान लें कि ये किस तरीके से हमें मिलती है, प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग को। यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है और अंदर की ओर एक क्षेत्र होता है मैग्मा का। ये किसका क्षेत्र होता है, मैग्मा का। अगर पृथ्वी के अंदर हम जाएं तो अगर हम देखें जो चूंकि ये सतह है, सतह से जैसे जैसे अंदर जाएंगे 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये 1 किलोमीटर पर शुरुआत दौर में 12 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता है। तो अगर हम इस अवस्था में देखें तो आंतरिक यानी भागों में जाने पर तापमान बहुत वृद्धि होगी। और अगर हम बात करें ये जो तापमान बढ़ने की दर है ये 100 किलोमीटर 0 से 100 किलोमीटर तक लागू होती है, उसके बाद रुक जाती है। फिर परिवर्तन होता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस अवस्था में देखें कि 200 मीटर यानी 200 किलोमीटर के बाद हमें चूंकि पृथ्वी के 3 लेयर्स पाई जाती हैं। अगर हम देखें इसको तो 3 लेयर कौन कौन सी हैं जरा देखना गौर से। पहली है जो आप लोग जानते हैं क्रस्ट, दूसरी कौन है मेंटल, तीसरी कोर। तो ये ऊपरी जो क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर तक है, उसके बाद मेंटल का भाग। तो निश्चित रूप में है कि मेंटल में ही अधिकतम तापमान होगा और अधिक तापमान के कारण क्या होगा, यहाँ चट्टानें तरल अवस्था में पाई जाएंगी। और ये तरल अवस्था में चट्टानें जो होती हैं वो क्या है, चूँकि गली हुई भाग होते हैं, इनको स्टेनोस्फेयर भी कहते हैं। और स्टेनोस्फेयर के ऊपर प्लेटें तैरती हैं। अब ये प्लेटें तैर रही, बाई चांस प्लेटें एक दूसरे से टकराती होंगी तो डूब जाती होगी कोई प्लेट। चूँकि ज्योग्राफी का विषय है तो यहाँ पर डिटेल तो नहीं बताएंगे, तो यहाँ डूब जाती तो उसमें क्या होता है, डूबने के बाद आयतन में वृद्धि होती। अब ये मैग्मा ऊपर की ओर चल पड़ता है। जब मैग्मा ऊपर चलता है इधर क्या होता है, ऊपरी क्षेत्र से यहाँ पर हम बात करें पानी का रिसाव होता रहता है अंदर की ओर, और ये पानी अंदर जा कर के कहीं जम जाता है। मान लिया यहाँ पर ज़्यादा जम गया, यहाँ पर आ गया, और इधर क्या हुआ, यहाँ पर ये मैग्मा, जो मैग्मा है ये क्या हुआ, इधर की ओर चला, फाल्ट के द्वारा इधर की ओर चला और ये आके ऊपर नहीं पहुँच पाया, यहीं पर रह गया। तो लेकिन इनमें जो डिस्टेंस है थोड़ा ही रह गया, जिसके कारण क्या हीट ज़्यादा प्राप्त करेगा। और हीट जब ज़्यादा प्राप्त करेगा तो क्या होगा, ये जो जल है, जल तो क्या करेगा, ये छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर निकलने लगेगा और इसके साथ एनर्जी भी निकलेगी। ये 2 नाम से कहलाएंगे, हॉट स्प्रिंग कहलाएंगे या गीजर कहलाएंगे।
इनसे जब ऊर्जा निकलेगी तो ये चूँकि प्राकृतिक ऊर्जा है, इसका चूँकि दोहन हम करते रहें फिर भी ये समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर चट्टानें टकराती हैं, टूटती हैं, उसमें डूब जाती हैं, फिर बनती रहती हैं, मैग्मा का यानी मैग्मा में वृद्धि होती चल जाती है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये गीज़र हैं, जिसको गेसर कहते हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इनके द्वारा चूँकि ऊर्जा का विकास किया गया है तो इसी को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी बनाने वाला पहला देश जो था वो इटली था। कौन देश था? इटली। लेकिन जितने भी आपको वोल्केनो कंट्रीज होंगी, मतलब ज्वालामुखी देश होंगे, वो सारे के सारे भूतापीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे एग्जांपल फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, आइसलैंड है। ये चूँकि सबसे ज़्यादा अगर वोल्केनो आते हैं तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों के सहारे आते हैं। प्रशांत महासागरीय पैसिफिक ओशनिक जो बेल्ट है, हम उसको सर्किल ऑफ पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। 2/3 यानी 2/3 अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आते हैं। तो निश्चित रूप में कि जियोथर्मल एनर्जी की पॉसिबिलिटी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन भारत में बात करें, भारत में बहुत से क्षेत्र, चूँकि भारत में क्या होता है, जब कभी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी चीज़ को सही तरीके से सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हम क्या जोड़ देते हैं? दैवित्व। दैवित्व का मतलब है देवी देवता का स्थान। जैसे अगर हम बात करें मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश में गर्म जल का स्रोत है, वहाँ पर गुरुद्वारा भी है, हिंदू धर्म के भी मंदिर हैं। तो मंदिर वगैरह क्यों बने? क्योंकि रीज़न है, बहुत पहले जानकारी नहीं थी कि ये कहाँ से ऊर्जा आ रही है। इट मीन्स ठंडे क्षेत्रों में ये ऊर्जा वहाँ पर निकल रही, तो उसको दैवित्व नाम दे दिया गया। ऐसे ही उत्तराखंड में, यमुनोत्री में भी है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में तातापानी है, गुजरात में है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, लेकिन भारत में पॉसिबिलिटी भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी की 2 ही 3 जगह है, सबसे ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद कहेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा है? असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से भूतापीय ऊर्जा चूँकि का विकास इटली में सबसे पहले हुआ और भारत में भी इसका विकास किया गया है। लद्दाख के क्षेत्रों में इसके लिए प्लांट्स लगाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी लगाए गए हैं। तो हम लोगों ने 3 ऊर्जा के भाग देखे कि कौन किस प्रकार की है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अब इसके आगे हम लोग अगले दिन हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, ओके।